नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। और चलिए सबसे पहले उन खबरों का जिक्र कर लेते हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं जिन पर अगले आधे घंटे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में मोहन विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और कहां कहां पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार के लिए, बताएंगे आपको इस खबर में। अगली खबर होगी छत्तीसगढ़ के बस्तर से जुड़ी हुई, जहां पर विकास का विस्तार कैसे हो रहा है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई सीएम साई की अध्यक्षता में और बस्तर के विकास को लेकर क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई, उनका जिक्र होगा इस पूरी खबर में। फिर हम बात करेंगे राजधानी भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनकी जिम्मेदारियां बदली गई हैं, कहां किसे पोस्टिंग मिली है, कहां किसे भेजा गया है, ये सब कुछ बताएंगे इस खबर में। फिर अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, खबर है झाबुआ से, जहां के लिए हमें यह कहना पड़ा कि यहां पर विकास का रास्ता बंद है। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये सारी डिटेल जो है वो इस खबर के अंदर होगी, विस्तार से बताएंगे आपको, एक एक चीज बताएंगे। और फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक मामला है, काफी महत्वपूर्ण है, आपके जानने की बात है। 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन चोरी के एक मामले में पुलिस अभी भी सुस्त है, चोर मस्त है। क्या है इस खबर के भीतर, इसे हम डिकोड करेंगे अब से कुछ ही देर में। चलिए बिना रुके खबरों का सिलसिला अपना शुरू करते हैं। और चलिए सबसे पहले आज बात करेंगे महाराष्ट्र में सीएम मोहन के दौरों की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर पहुंचे। कलिना विधानसभा में उन्होंने रोड शो किया, रोड शो कर जनसभा को संबोधित भी किया। दोपहर 12 बजे के लगभग वो धारावी विधानसभा में जनसभा करने पहुंचे। इसके बाद दोपहर 2 बजे साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में उन्होंने जनसभा की। इसके बाद का जो कार्यक्रम रहा वो मध्य प्रदेश में रहा, जबलपुर में महाकौशल विज्ञान मेले में वो शिरकत करने पहुंचे। आरोग्य एक्सपो 2024 के समापन सत्र में भी वो शामिल हुए। ये पूरा कार्यक्रम बताने का जो मूल कारण था वो ये था कि महाराष्ट्र चुनाव का आज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला है। दोनों ही गठबंधन अपने स्टार प्रचारकों को लगातार चुनावी मैदान में उतारते नजर आए बीते कुछ दिनों में। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने रोड शो किया, जनसभाएं की और साथ ही विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। तो आपके माध्यम से चुनाव की इस बेला में हमारे एक एक कार्यकर्ता अमरजीत बन जाए, इन सबको बधाई देता हूं, इन सबके लिए अभिनंदन करता हूं। चुनाव में फॉर्म भरता व्यक्ति अकेला, लेकिन जिस दिन फॉर्म डालता है, फॉर्म डालने के बाद वो अपना हस्तांतरण पावर का नीचे कर देता है और ये कार्यकर्ताओं की फौज अपने मतदाताओं तक जाती और मतदाताओं के मन पे अपील होकर के। इसीलिए तो परमात्मा ने हमारे लिए देव मार्ग दिया है, सनातन धर्म का मार्ग दिया है। जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, दुश्मनों की छाती एकदम ऐसा लगता है कि उनके सारे के सारे अंदर के अंतर्मन के उठने वाले हमारे प्रति भाव के ऊपर एकदम हथौड़ा पड़ता है और हम भी चाहते हैं और जोर से पड़ना चाहिए। और अब बात करेंगे बस्तर में विकास के विस्तार की। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा बस्तर संभाग को लेकर। आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक का आज आयोजन हुआ। सीएम साई की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक का जो मूल एजेंडा रहा वो था बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास कार्यों को स्वीकृति दिलाना। संभाग के सभी जिलों की विकास योजनाओं पर बात, उनके गति को और बढ़ाने पर बात,
इसके अलावा जन जन की जो समस्याएं हैं उनके समाधान कैसे हो, इस पर बात। ये तमाम सारी चीजें इस बैठक का हिस्सा रही। कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण विषय रहे जैसे कि आदिवासियों के उत्थान और विकास पर मंथन हुआ, क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिले इस पर मंथन हुआ। चित्रकूट में चूंकि ये बैठक हुई और चित्रकूट अपने आप में नैसर्गिक सुंदरता के लिए विश्व भर में विख्यात है, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को कैसे पर्यटन के लिहाज से भी विकसित किया जाए, बाहर के पर्यटकों को यहां आकर्षित किया जाए, इस पर भी बात हुई। इसके अलावा सीएम साय ने यहां पर अपना अलग रूप भी दिखाया। एनएमडीसी के अधिकारियों को, प्रबंधन को उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की उन पर, और साथ ही सीधे शब्दों में ये कहा, प्रबंधन को निर्देश भी दिए कि जो जन समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने पर जोर दिया जाए। यानी एक तरफ जहां संभाग के विकास के विस्तार को लेकर चर्चा हुई तो दूसरी ओर सीएम की गंभीरता भी यहां पर दिखाई दी। भोपाल में जिम्मेदारियां बदलने का दिन भी रहा। तकरीबन 10 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, जिम्मेदारियां बदली गई हैं। 3 जिलों के पुलिस अधीक्षकों की भी। छिंदवाड़ा, शहडोल और सिंगरौली के एसपी को हटाया गया है। शहडोल एसपी कुमार प्रतीक, सिंगरौली एसपी निवेदिता गुप्ता, इन्हें हटाया गया है। इसके अलावा छिंदवाड़ा के एसपी मनीष खत्री को भी हटा दिया गया है। अब जो नई पोस्टिंग्स हुई हैं, जो नए लोग आए हैं, उनके नाम भी जान लीजिए। शहडोल एसपी बने हैं रामजी श्रीवास्तव, सिंगरौली एसपी बने हैं मनीष खत्री और छिंदवाड़ा एसपी का प्रभार मिला है अजय पांडे को। जबलपुर रेंज के डीआईजी तुषारकांत विद्यार्थी को हटा दिया गया है, उन्हें पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। अब जबलपुर रेंज के डीआईजी होंगे अतुल सिंह। नर्मदापुरम जोन के आईजी इरशाद वली को भी हटा दिया गया है और उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है पुलिस मुख्यालय में। एसएएफ पुलिस मुख्यालय उन्हें बना दिया गया है। नर्मदापुरम के आईजी जो हैं वो होंगे अब मिथिलेश कुमार शुक्ला, ये जिम्मेदारी मिथिलेश कुमार शुक्ला को दी गई है। मीनाक्षी शर्मा की जिम्मेदारी भी बदली गई है, अब उन्हें एडीजी कम्युनिटी पुलिसिंग बनाया गया है। तो ये जो प्रमुख आज बदलाव हुए, जो जिम्मेदारियां बदली गई, आईपीएस अधिकारियों को बदला गया मध्य प्रदेश में, उनकी लिस्ट हमने अभी आपको बताई। आदिवासी अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई दावे, कई वादे किए जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते विकास की धारा ग्रामीण क्षेत्रों तक, दूर दराज इलाकों तक नहीं पहुंच पाती। कुछ ऐसा ही हाल झाबुआ के मेघनगर विकास खंड की ग्राम पंचायत बीसलपुर का है। 2000 से ज्यादा की आबादी यहां पर निवास करती है, लेकिन यहां विकास को पहुंचने के लिए ही सड़क नसीब तक नहीं है। आप समझिए कि हालत इस तरह खराब है कि चाहे गर्भवती महिला हो जो प्रसव पीड़ा से गुजर रही हो, उसे जननी एक्सप्रेस तक पहुंचाना हो, या फिर गंभीर स्थिति में ग्रामीण को अस्पताल के लिए एम्बुलेंस तक पहुंचाना हो, ये सारी जिम्मेदारियां, यानी पीड़ितों को मुख्य मार्ग तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो ग्रामीणों की ही होती है। अनास नदी यहां से बहती है, बारिश में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बीसलपुर पहुंचने का मुख्य मार्ग बंद हो जाता है। लगभग 1.5 महीने तक ग्रामीणों का संपर्क शहर से पूरी तरह टूट जाता है। ग्रामीणों को भोजन तक की समस्या हो जाती है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति जो है वो छात्रों की है। लगभग 300 से ज्यादा बच्चे रोज 5 किलोमीटर लंबे पथरीले डगमग सफर को पैदल पूरा करते हैं, जिसमें अगर बारिश हो जाए तो उन्हें कीचड़ का सामना करना पड़ता है और मौसम सूखा हो तो नुकीले पत्थरों का सामना करना पड़ता है। ये उबड़ खाबड़ रास्ता बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सड़क नहीं बनने की समस्या अब सामाजिक स्तर पर पहुंच चुकी है। कैसे? यहां रहने वाले युवाओं के लिए शादी के रिश्ते तक नहीं आते हैं। उनका कहना यह होता है, उनके परिजनों का कहना यह होता है कि अगर इस गांव में या यहाँ के गांव में किसी को ब्याह दिया जाए तो उन परिवारों तक पहुंचा कैसे जाएगा, और मान लीजिए कभी बारिश हो गई तो बारात कैसे पहुंचेगी। ये तमाम सारे एक्सक्यूजेस चलते हैं आम संवाद में। अधिकारियों से लेकर जिम्मेदारों तक इसकी शिकायत की गई, लेकिन सभी लगता है आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। हम बहुत दूर से आते हैं, धूल उड़ती है और कीचड़ में भी आते हैं। बहुत समस्या है। रोड के पीछे कीचड़ हमको उड़ जाती है और कंकर भी लग जाते हैं और हम गिर भी जाते हैं। किताब भी गिल्ली हो जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं। तो हमारे गांव की ऐसी स्थिति है। और एक खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर चोरों का आतंक जारी है, लेकिन
इससे कहीं ज्यादा आम जनता जो है वो पुलिस के सुस्त रवैये से परेशान है। राजधानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर एक किसान के घर पर चोरी हो गई। चोरी हुई 62 लाख रुपए की। अब इस चोरी के मामले पर पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। तकरीबन 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी भी कार्रवाई करेंगे की ही बात कर रही है। किसान के घर में 62 लाख की चोरी। राजधानी से लगे रवेली गांव में चोरी की बड़ी वारदात। 62,71,000 की रकम पर चोरों ने किया हाथ साफ। खेत बेचकर किसान ने घर में रखे थे पैसे। पिता के इलाज के लिए रायपुर आया था किसान। 31 अगस्त को किसान ने बेचा था खेत। रायपुर पुलिस ने 20 दिनों तक नहीं दर्ज की एफआईआर। पुलिस थाने के चक्कर काटता रहा किसान परिवार। डीजीपी के कहने पर दर्ज की एफआईआर। घटना है रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र की, जहां रवेली गांव में सब्जी की खेती करने वाले किसान ने 31 अगस्त को अपना खेत बेचा था और खेत बेचने में मिली नगद रकम को बैंक में जमा करने की जगह घर में अपने बेड के अंदर रख दिया। जिस कमरे में किसान ने पैसे रखे थे, उस कमरे में किसान के बुजुर्ग पिता सोया करते थे। इसी दौरान पिता की तबीयत खराब होने के चलते किसान ने 16 अक्टूबर को उन्हें रायपुर लेकर आया। तकरीबन 3 दिन तक यानी 19 अक्टूबर तक किसान पिता के इलाज के सिलसिले में रायपुर आता जाता रहा और इसी बीच चोरों ने मौके को देखते हुए 62 लाख रुपए किसान के घर से साफ कर दिए। 21 अक्टूबर को रायपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर रवेली गांव में किसान खेत बेचता है और खेत बेचने के बाद उस रकम को लेकर अपने घर लेकर आता है। ये वही घर है जिस घर में करोड़ों रुपए का कैश रखा हुआ होता है। कैश रखने के बाद परिवार उस पैसे को बैंक पे जमा करने के लिए यहाँ पर रखा रहता है। इसी बीच इनके परिवार के जो बुजुर्ग हैं, इनके पिताजी हैं, उनकी आंखों का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के लिए 16 से 19 अक्टूबर के बीच ये इलाज कराने रायपुर जाते हैं और रायपुर आने के बाद फिर वापस घर जब आते हैं तो दिवाली की साफ सफाई में पूरा परिवार जुटा रहता है। इसी बीच साफ सफाई करते समय पता चलता है कि जो राशि, जो रकम, जो खेत बेचकर यहाँ पर घर में जो जिस राशि को उन्होंने रखा था वो राशि वहां से गायब हो चुकी है। ये वो कमरा है। सबसे पहले मैं उस कमरे की तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर जो रकम थी पर रखा हुआ था, इसी बेड के नीचे जहां पर उनके पिताजी सोते हैं। और इस बॉक्स में ये देखिए कि यहाँ पर ये रखा हुआ था और इसके बाद जो है इस बेड से वो पैसा जो है पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तब तक पता नहीं चलता जब तक परिवार वाले साफ सफाई नहीं करते। जब परिवार के घर के लोग, महिलाएं जब साफ सफाई करने लगी तो पता चला कि यहाँ से पैसा गायब हो गया है और उतना पैसा करीब 62 लाख रुपए का जो रकम है वो यहाँ से गायब हो गया। घर वालों को अंदेशा है कि चोर अगर बाहर से आया होगा तो इस खिड़की से रूम कमरे के अंदर आया होगा। खिड़की के बाहर ये देखिए कि पूरा खलिहान है, खेत है, सब्जी लगी हुई है और इसी खिड़की से बाहर आकर अंदर आकर जो चोर है वो इस घटना को अंजाम दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस खिड़की से चोरी आने के बाद हो या फिर परिवार का कोई संदेही हो, घर में उस समय लोग थे नहीं, चोरी कब हुई इसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्योंकि जैसे ही किसान को पता चला कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, वह भागकर रायपुर के मुजगहन थाने पहुंचा। वहां अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता तो था, लेकिन थानेदार साहब ने वीआईपी ड्यूटी में मस्त थे और ऐसे ही 20 दिन तक बीत गए, लेकिन 20 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो जांच के लिए कौन जाएगा? थाने के चक्कर लगा कर किसान परेशान हो गया, तो आखिरकार उसने उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। तब जाकर 15 नवंबर को मामला दर्ज हुआ। अब मजे की बात यह है कि एफआईआर के बाद भी पुलिस के कोई भी अधिकारी ना तो पूछताछ करने पहुंचा और न ही मामले में कोई इंटरेस्ट दिखा रहे। जैसे ही परिवार के लोगों को इस बात का पता चला,
परिवार के लोग सदमे में आ गए और आनन फानन में थाने पहुंचते हैं। थाना मुजगहन थाना है, जहां पर थाना प्रभारी से सीधे जो पीड़ित परिवार है वो मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद उनसे शिकायत करते हैं, उनसे शिकायत दर्ज कराने की बात करते हैं, लेकिन मुजगहन थाना के प्रभारी वीआईपी ड्यूटी का हवाला देकर उनकी एफआईआर दर्ज करते हैं और इस मामले को करीब 20 दिन तक घुमाते रहते हैं। घुमाने रहने के बाद आगे क्या हुआ, क्योंकि परसों एफआईआर हुई है, मतलब आज से 2 दिन पहले एफआईआर हुई है, कहां कहां आपको जाना पड़ा, कैसे ये पूरा घटना हुई, एक बार बताएंगे कि आप थाना कब गए थे और उसके बाद क्या हुआ? नमस्कार। सबसे पहले तो हमको 23 तारीख को यह जानकारी हुई, 23 अक्टूबर को। तो हम लोगों ने पहले घर में पूछताछ किया। उसके बाद 24 तारीख को मैंने जितने भी हमारे घर के बाहरी और सदस्य जिनको जानकारी थी उनको घर बुलाकर अच्छे से पूछताछ किए और अपने हिसाब से सबने भी पूछताछ करने में सहयोग किया। फिर हम लोगों ने एक राय होकर 24 तारीख को थाना प्रभारी के पास गए हम लोग। तो सर जो थे थाना में नहीं थे और एफआईआर अभी नहीं करते हैं। मैं 2 दिन अभी राष्ट्रपति महोदया जी आई हुए हैं, तो उस कारण मैं बिजी हूँ। फिर मैं पर्सनली इन्वॉल्व होकर घर के ही सदस्य हो सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 2 कार्टून में से 1 कार्टून गायब हुआ है, तो घर के सदस्य हो सकते हैं। आधी रकम गायब हुई थी वहां पर और भी पैसे रखे हुए थे। वहां पे 2 कार्टून रखी हुई थी तो उसमें से 1 कार्टून गायब हुआ है। तो घर वाले पर ही संदेह करके हम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करेंगे करके मुझे भेज दिया गया। मैं भी आश्वासित हो गया कि आप सर अपने हिसाब से करके हमें रकम दिलाइए करके। फिर 27 तारीख को मुझे थाना बुलाया गया, तो मैंने लिखित में आवेदन दिया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया सर, आप बिल्कुल हम प्रार्थी हैं, हमें हमारा पैसा दिला दीजिए। हम लोग जमीन बेच के ये पैसा रकम जो है हमारे पास आया हुआ है और जमीन लेने के लिए हम लोग रखे थे नगद करके। फिर 27 के बाद शायद सीएम प्रोटोकॉल में चले गए होंगे सर। उसके बाद त्योहार आ गया, तो मुझे 2 दिन त्योहार में भी रुक जाओ, 2 दिन उसके बाद करते हैं कार्रवाई करके बोला गया। तो हम लोग बोले कि हम लोग त्योहार व्यवहार नहीं मना रहे, अपने हिसाब से आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं करके। फिर त्योहार के बाद शायद राज्योत्सव आया गया होगा, राज्योत्सव में बिजी हो गए। लेकिन इसी बीच में एसआई जो दीपक कुमार साहू जी है वो 2-3 बार आए हुए थे घर वालों का बयान लेने के लिए। और फिर राज्योत्सव के बाद शायद चुनाव ड्यूटी वगैरह लग गया होगा सर का, जैसा भी है। लेकिन ये हम लोग थाना भी गए थे 2-3 बार बीच में, तो उस हिसाब से कार्रवाई ना होते देख मैंने फिर 11 तारीख को जब आप इतने दिनों से थाना जा रहे थे तो क्या थाने में एफआईआर लिखी गई थी? नहीं, थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई थी। और अच्छे से सीधा बोलूं तो रिस्पांस भी नहीं आ रहा था। मैं बार बार फोन भी लगाता था सर को कि सर ऐसा ऐसा मामला है, आप थोड़ा सीरियस लीजिए इस मामले को करके, क्योंकि हो सकता है आप घर के लोगों पे शक कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बाहर के लोगों जो बाहर में सीसी कैमरा वगैरह लगा है इनको भी थोड़ा निगरानी में रख लेते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि घर का हो, क्योंकि घर वालों के ऊपर किसी पर संदेह नहीं होता मुझे करके मैं बोला भी था। और फिर 11 तारीख को मैंने एसपी ऑफिस है, हमारे डीजी ऑफिस है, हेडक्वार्टर पीएचक्यू ऑफिस है और सीआईडी ब्रांच में सब मैंने आवेदन दिया। फिर 15 तारीख को मेरा एफआईआर दर्ज हुआ। अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी एफआईआर दर्ज होने के बाद तो कोई कॉल नहीं आया है ना, कोई अभी तक निरीक्षण में भी नहीं आया है। हम चाह रहे हैं कि स्क्वाड को भी इन्वॉल्व करो सर करके। मैं खुद पर्सनली बोला था सर को कि क्राइम स्क्वाड वगैरह को इन्वॉल्व करके हमें मदद कीजिए सर करके मैं बोला था सर को। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में पुलिस जो है काफी सुस्त नजर आ रही है। एक बार मैं और उस कमरे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा जहां पर इस कमरे में करोड़ों रुपए रखा हुआ था, जिसमें से 62,71,000 रुपए की चोरी जो है यहां पर हुई है। 20 दिन से ज्यादा हो गए इस मामले को। 15 तारीख को पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराने वहां पर थाने पहुंचे। एफआईआर दर्ज हुई, पहले भी थाने जाते रहे, लेकिन वीआईपी ड्यूटी का हवाला देते हुए अधिकारी जो है वो एफआईआर नहीं लिख रहे थे, ना ही जांच करने आ रहे थे। और इसके बाद से फिर यहाँ पर अब जो है डीजीपी से मिलने के बाद कई जगहों पर शिकायत करने के बाद एफआईआर हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक किसान परिवार अपनी जमीन बेचता है, अपनी मेहनत की कमाई से जमीन जो वो बनाया रहता है उस जमीन को बेचता है और दूसरी जमीन खरीदने के लिए देखते रहते हैं। इसी बीच उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में वीआईपी ड्यूटी का हवाला देकर ऐसे घटनाओं पर पहुंच नहीं पाती है और जिसका सीधा सीधा खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब आप सोचिए कि आपके घर में रखे लाखों रुपए पार हो जाए
और पुलिस शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई ना करे तो क्या होगा? ऐसे देखा जाए तो पुलिस और नेता के घर कोई छोटी सी घटना भी हो जाए तो पूरा सिस्टम उसकी छानबीन में लग जाता है। लेकिन यह मामला एक किसान का था, शायद इसीलिए कोई तहकीकात नहीं हुई। इस पूरे मामले पर रायपुर ग्रामीण एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर क्या कहते हैं, देखिए। एक जो सोनकर परिवार रहते हैं वो पूर्व में लगभग 2-3-4 महीना पहले अपने निजी जमीन को बेचे थे और जिसका उनके पास लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिला था, जो उनको लोग घर में ही रखे थे। घर में माता पिता के अलावा उसके 4 बच्चे जो बेटे हैं और उनके परिजन रहते हैं। अभी लगभग 10 दिन पहले थाना में इसकी सूचना दी गई कि जो 1 करोड़ से भी अधिक रुपए रखे हैं उसमें से 62 लाख रुपए की चोरी हो गई है। FIR करने के संबंध में सूचना दिए हैं जिसपे उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और प्रथम दृष्टया जो मामला है थोड़ा संदिग्ध लग रहा है क्योंकि जिस जगह में पैसा था वहाँ उससे भी ज्यादा पैसा था, उसमें से लगभग आधे पैसा की चोरी होना बताया है। तो चूंकि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए इनसे पूछताछ करके अब जो प्रकरण में जो घटना बताए हैं उसके सत्यता का परीक्षण करके आगे उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में रायपुर पुलिस के सुस्त रवैये से अब आप भी रूबरू हो गए होंगे। रायपुर पुलिस अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। अब देखना होगा कि कानून की कमीज पहनने वाले कब तक चोरों तक पहुंच पाते हैं। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। चलिए तो आज खबर तो ये है में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही और खबरों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।